गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो जैसे कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम केंद्र की जो शासन व्यवस्था है और जो राज्य की शासन व्यवस्था है उसका कंपैरिजन करके उसको समझेंगे, जिससे कि हमें एक ही चीज को जो है वो समझना पड़ेगा, एक तरह से याद करना पड़ेगा, दूसरा अपने आप कंपैरिजन में याद हो जाएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शुरू किया था, मैंने आपको संसद के बारे में करवाया, ठीक है, यानी मैंने कार्यपालिका शुरू किया था। तो संसद के बारे में शुरू किया, यहाँ से जो है वो राज्य विधानमंडल, इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में जो है वो करवाया है। इसमें से भी मैंने इनका एक ही चीज करवाया, जैसे संसद का आपको पता है कि तीन जो है वो अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो मैंने सिर्फ राज्यसभा यहाँ से करवाया और जो राज्य की शासन व्यवस्था है उसमें से इसके भी तीन अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। तो यहाँ से राज्य विधान परिषद के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवाया है। तो इसमें ये फायदा था कि राज्यसभा के बारे में ही हमें जो जो चीजें थी वो ऑलमोस्ट विधान परिषद के बारे में वही सेम चीजें थी। तो यहाँ से हमें कंपैरिजन में आज आराम से याद हो जाती है वो चीज़ें। कई बार हमें भूल जाता है ना कि राज्य की संस्थाओं के बारे में अलग से याद करते हैं, फिर केंद्र की संस्थाओं के बारे में अलग से याद करते हैं। कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो हमें याद ही करनी पड़ती हैं, हर चीज़ को समझा भी नहीं जा सकता। जैसे कोई डेट है तो वो याद ही करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है मैंने राज्यसभा और विधान परिषद का कंपैरिजन करके जो है वो समझा दिया था कि कितनी चीज़ें सेम हैं जो कि हम एक ही चीज़ में याद करें, दूसरे में अपने आप याद हो जाएंगी। तो वैसे ही जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे गवर्नर के बारे में। अब इन दोनों को मैंने कंपैरिजन में कैसे रखा है वो चीज़ भी आपको इस वीडियो में जो है वो समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक बार हम बात कर लेते हैं कि कौन से संविधान के भाग में ये आते हैं। तो अगर हम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात करें तो संविधान के भाग 5 में जो है इस राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, किस तरह से जो है उसका चुनाव किया जाएगा, उस सब के बारे में भाग 5 में मिलता है। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल भी जो है वो इसमें मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल्स भी लिख लेते हैं, मतलब गवर्नर का भाग बता देते। तो ये भाग संविधान के भाग 6 में आता है, ठीक है। और इसका आर्टिकल आता है 153 से स्टार्ट होता है, 167 तक आता है। और यहाँ पर आर्टिकल 52 से 78, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बारे में सारी जो जानकारी है, किस तरह से चुनाव होगा, प्रेसिडेंट का क्या शक्तियां होंगी, सब जो है वो संविधान के भाग 5 में मिलता है। भाग 5 में इसलिए क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो भाग 5 में मिलता है संविधान के। और भाग 6 में राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी दी है। तो क्योंकि राज्यपाल जो है राज्य की शासन व्यवस्था में आता है तो भाग 6 में उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और राष्ट्रपति जो है केंद्र की शासन व्यवस्था में आता है, इसलिए इसकी जानकारी जो है वो जिस भाग 5 में केंद्र शासन के बारे में जानकारी दी है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि अगर हम बात करें तो ये 78 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और 79 से शुरू हो जाता है पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में सारी जानकारी जो है वो आपको देखने मिलेगी। यानी इससे आगे पार्लियामेंट का जो है सारा कुछ दिया होता है। जैसे अगर मैं क्रम में बात करूं, समझाऊं, तो जैसे मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया है, सबसे पहले जो है वो अगर सबसे ऊपर माना जाता है देश में वो प्रेसिडेंट ही होता है। प्रेसिडेंट के बाद आपको संसद वगैरह के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय वगैरह के पीएम के बारे में, संसद के बाद जो है आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानकारी मिलेगी, फिर सर्वोच्च न्यायालय, ये सब इस तरह से पूरा क्रम चलेगा। इसमें पहले सबसे ऊपर जैसे गवर्नर के बारे में जानकारी मिलेगी, फिर राज्य विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उस तरह से ही चीजें जो है वो धीरे धीरे क्रम में चलती है। तो इसीलिए जैसे कि सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया होता है भाग 5 में, तो 52 से शुरू होता है, 78 तक होता है, फिर 79 से संसद के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे ही भाग 6 में आर्टिकल 153 से शुरू होता है, 167 तक राज्यपाल के बारे में जानकारी मिलती है सारी। उसके बाद 168 से जो है आगे स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं ये जस्ट आपको आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग समझा रही थी। तो कुछ चीजें बहुत सारी जो है वो इनमें सेम आएंगी, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको ये बताया
कि राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी किस तरह से उसका चुनाव वगैरह होगा वो भाग 5 में मिलता है और आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आता है। गवर्नर का भाग 6 आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 के बीच में आता है। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर मैं इनमें समानता की बात करती हूँ तो जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि राष्ट्रपति होता है वो किसी भी देश का प्रमुख होता है। ठीक है, देश का प्रमुख होता है और देश का जो है वो प्रथम नागरिक भी माना जाता है। अब यही वाली चीज जो है वो सेम राज्य में हो जाती है कि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल माना जाता है। ठीक है, प्रथम नागरिक जो है वो राज्यपाल होता है और साथ में जैसे मैंने बोला राज्य का, जैसे अभी बोला कि देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। तो ये वाली दोनों चीजें जो है वो सेम है, बस जो है उनका वो ये राज्य में होता है गवर्नर और ये देश का माना जाता है। तो ये चीज ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी चीजें ही चेंज कर दी गई हैं बस। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में जो है एक्सप्लेन किया गया है। इसे मैं साफ कर रही हूँ। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको भी आर्टिकल्स लिखवाए थे वैसे ही आर्टिकल्स में ही चेंज हुआ है लेकिन चीजें सारी सेम है। जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट में आर्टिकल 52 की शुरुआत करूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 52 से 78 तक जो है यहाँ पर आर्टिकल्स में डिटेल दी है और यहाँ पर जो है वो 153 से 167 तक दी है। तो आर्टिकल 52 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहा गया है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। इस वाले आर्टिकल में ये चीज लिखी गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में लिखा गया है। वैसे ही यहाँ आर्टिकल 153 में यही लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। सेम चीज है इसमें भी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आर्टिकल्स में डिफरेंस कर दिया गया है, जिसमें आर्टिकल के अंदर आता है वही चीज लिखी गई है। यहाँ आर्टिकल 52 में लिखा है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, वहीं लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बट इसी वाले आर्टिकल में आपको एक चीज और मिल जाती है, वो मिलती है देखने को आपको यहाँ पर संयुक्त राज्यपाल। पर हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर हमारा कोई संयुक्त राष्ट्रपति नहीं होता है, एक ही राष्ट्रपति होता है। पर राज्यपाल, क्योंकि अपने राज्य ही 28 हैं तो अपने जो राज्यपाल है वो भी हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। पर इसी वाले आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया है एक संयुक्त राज्यपाल भी हो सकता है। संयुक्त राज्यपाल का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। ये वाला जो संशोधन था ये 7वां संशोधन किया गया था संविधान में, ये किया गया था 1956 में। ठीक है, तब ये वाली बात जो है वो इसमें ऐड कर दी गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी है हमारे सामने, अगर आपने कभी देखा हो तो आसाम और मेघालय, इनका एक ही राज्यपाल रहा था। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हमें मिल जाता है, जैसा कि कहा गया तो वो चीज रियलिटी में भी अप्लाई की गई है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो भी एक संघ की जो भी सारी कार्यकारी शक्तियां होंगी, संघ की सारी कार्यकारी शक्तियां यानी समूची कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति के पास होंगी। ठीक है, और जिनका प्रयोग या तो राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है या फिर जो भी उसके अधीन संस्थाएं हैं यानी शासन चलाने के लिए जो संस्थाएं बनी हैं उनसे भी करवा सकता है। इस वाले आर्टिकल 53 में कहा गया है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इसमें कहा गया है कि संघ की यानी केंद्र की सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, या तो वो उनका प्रयोग खुद करेगा या अपने अधीन जो शासन चलाने वाली संस्थाएं हैं उनसे उनका प्रयोग करवाएगा। तो यही सेम बात जो है यहाँ भी आती है राज्य में। ठीक है, राज्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 154 में जो है ये वाली बात की गई है
इसमें ये यही कहा गया है कि राज्य की सारी जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास होंगी। राज्यपाल या तो उन शक्तियों का खुद प्रयोग करेगा या अपने अधीन जो कार्य शासन चलाने वाली संस्थाएं हैं उनसे करवाएगा। तो ये चीज भी बिल्कुल सेम है, बस राज्य और केंद्र की बात यहाँ अलग अलग की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको जो है वो समझ में आई होगी। तो यहाँ पर अगर आप आर्टिकल 77 देखोगे तो 77 में ये वाला एक बात और कही गई है। 77 आर्टिकल में इसमें कहा गया है कि जो वास्तविक शक्तियां हैं उनका मतलब राष्ट्रपति के नाम पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, ये आर्टिकल 77 में मेंशन किया गया है। यानी यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता, उसके नाम पर शक्तियों का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज जो है इसमें मेंशन की गई है। अगर उसके बाद मैं और आगे बात करूं तो अगली बात आती है नाम मात्र की। नाम मात्र, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो एक नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष है। ठीक है, वो स्वयं शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। आपको पता है शक्तियों का प्रयोग जो है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है और जिसका प्रमुख कौन होता है, जिसका प्रमुख होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री जिसका प्रमुख होता है। तो जो राष्ट्रपति है वो एक नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद जिसका अध्यक्ष जो है वो पीएम होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो सेम चीज जो है वो यहाँ पर भी आती है, राज्य में भी। यहाँ भी नाम मात्र की बात आती है कि जो राज्यपाल है वो एक नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष है। राज्यपाल के नाम पर शक्तियों का प्रयोग राज्य की मंत्री परिषद करती है जिसका अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। मतलब यहाँ भी सेम चीज है कि वही चीज की राष्ट्रपति नाम मात्र है तो राज्यपाल भी एक नाम मात्र ही कार्यकारी अध्यक्ष है। तो ये चीज भी जो है सेम ही आ जाती है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं ये वाला साफ कर देती हूँ। इसमें एक आपको राष्ट्रपति वाले उसमें एक चीज आपको बता देती हूँ, डेफिनेशन जो कि वी.आर. अम्बेडकर ने खुद स्वयं कही है। वी.आर. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की जो स्थिति है वास्तव में उसके बारे में बताया है। इन्होंने अपने देश के राष्ट्रपति की तुलना जो है वो ब्रिटेन के जो राजा या रानी है उनसे की है। आपको पता है कि अगर ब्रिटेन का पढ़ोगे तो ये सिस्टम ब्रिटेन का हमारे तरह ही, यहाँ का जो राजा या रानी होता है उनके पास जो है वो वास्तविक शक्ति नहीं होती है। यहाँ पर भी होता है कि राजा रानी सिर्फ नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है और वास्तविक शक्ति का प्रयोग वहाँ की जो मंत्री परिषद होती है और जो प्रधानमंत्री होता है वो करता है। तो सेम सिचुएशन जो है वो हमारे देश में भी है। इसलिए बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे राष्ट्रपति को जो है ब्रिटेन के राजा रानी से कंपेयर करते हुए बोला है कि भारत में राष्ट्रपति की वो स्थिति है जो कि ब्रिटेन के राजा और रानी की है संविधान के अनुसार। ठीक है, तो बी.आर. अम्बेडकर की ये बात भी आप साथ में याद रख सकते हो। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो है राज्यपाल को लेकर कि जो राज्यपाल है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। दो जिम्मेदारियां इस पे आती हैं, एक केंद्र का प्रतिनिधि, वो मैं बताऊंगी आपको केंद्र का प्रतिनिधि ये कैसे होता है। ठीक है, दूसरा राज्य का प्रमुख, दो इसके पास भूमिकाएं हैं। ठीक है, राज्य का प्रमुख तो आपको पता ही चल गया कैसे है। अब केंद्र का प्रतिनिधि इसलिए माना जाता है क्योंकि जो गवर्नर होता है उसकी इलेक्शन नहीं होते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, यानी उसको नियुक्त किया जाता है, उसका चुनाव जो है वो नहीं होता है। और नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति को क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था का ही अंग माना जाता है, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर रहा है इसलिए माना जाता है कि क्योंकि राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है, राष्ट्रपति नियुक्त भी करता है तो राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है, ये पावर राष्ट्रपति के पास ही होती है। इसलिए माना जाता है कि गवर्नर जो है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है किसी भी राज्य में। तो आपने कई बार देखा हो, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नर और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है किसी भी राज्य की, उनके बीच में कई बार मतभेद चलते हैं, क्योंकि कई बार राज्य इसी चीज को मान के चलते हैं। जब कोई मान लीजिए कि जो
वहाँ की विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल किसी तरह का कोई कानून बना रही है और अंतिम मोहर तो जो है वो राज्यपाल की ही लगवानी पड़ेगी ना, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति के, सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बनता, वैसे ही राज्य में सेम चीज होती है। ठीक है, कि राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई चीज कानून नहीं बनेगा, कोई भी बिल। तो अगर इस बार मतभेद भी हो जाते हैं, कई बार होता है कि राज्यपाल कई किसी बिल को रद्द कर देता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो वहाँ के जो भी सरकार है उसमें और राज्यपाल में मतभेद हो जाते हैं, ये कहकर कि वो केंद्र के कहे अनुसार चल रहा है, इसलिए उस बिल को पास नहीं कर रहे। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर अभी जब चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल के, जो ममता बनर्जी दोबारा से सीएम बनी थी, उसके बाद कई बार उनमें मतभेद हुए थे, जब उन्होंने बीजेपी को लेकर, जब बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन पर लेकर जब हमला हुआ था, तो उस चीज को लेकर उनमें कई बार जो है वो मतभेद हुए थे। तो वो इसी वजह पे, क्योंकि उसको केंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है, तो कई बार राज्य सरकार ये मान के चलती है तो केंद्र के कहने में चल रहा है, इसलिए हमारा किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। बाकी मैं अभी इसको डिटेल में बताऊंगी आपको, इसकी इलेक्शंस वगैरह के बारे में, कैसे कैसे इसको अपॉइंट किया जाता है और क्या क्या इसकी शुरुआत में, क्या शुरू में ही मान लिया गया था कि इसको अपॉइंट किया जाएगा, कि इसको प्रत्यक्ष चुनाव की बात भी की गई थी, वो भी हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट की। ठीक है, क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं क्या क्या है। ठीक है, दोनों में हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ अगर हम क्वालिफिकेशन से पहले प्रेसिडेंट की कर लेते हैं, सेम क्वालिफिकेशंस गवर्नर पे लागू होती हैं, तभी तो मैं इनको आपको कंपैरिजन में करवा रही हूँ, ताकि एक ही चीज से दूसरी चीज आप जो है वो समझ सकते हो। जैसे पहला, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति। तो ये वाली चीज जो है वो इसमें भी है कि भारत का नागरिक हो। आपको ये बात यहाँ याद रखनी है कि मैंने यहाँ राज्य नहीं बोला, मैंने भारत बोला, नहीं तो मैं यहाँ राज्य के अकॉर्डिंग आपको हर एक बात बता रही। तो मेरे को ये होना चाहिए था, ये शर्त होनी चाहिए थी कि राज्य का नागरिक होना चाहिए। एक तरह की प्रथा है ये वाली कि कोई भी जो गवर्नर है अगर किसी स्टेट का बनता है तो उस स्टेट के व्यक्ति को उस स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जाता, मोस्ट ऑफ ऐसा होता है। ये एक तरह की प्रथा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पंजाब का कोई गवर्नर बनाना है तो पंजाब के व्यक्ति को पंजाब का गवर्नर नहीं बनाया जाएगा, किसी दूसरे स्टेट के उसको बनाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो गवर्नर है वहाँ की जो एक प्रकार से स्थानीय राजनीति चल रही है उसमें उलझ के ना रह जाए, उसमें मतलब वहाँ की स्थानीय राजनीति, जैसा पंजाब का कोई व्यक्ति बन रहा है तो वहाँ की स्थानीय राजनीति में उलझा रहेगा, इसलिए इसको दूसरे स्टेट के व्यक्ति को दूसरे स्टेट का गवर्नर बनाया जाए। जैसे पंजाब का है तो किसी और स्टेट के व्यक्ति को पंजाब का गवर्नर बना दिया जाएगा। बाकी और हम आगे बात करेंगे कि ट्रांसफर वगैरह भी होते हैं गवर्नर्स के, वो भी हम बात करेंगे। तो पहला ये है, जैसे मैंने बोला कि राज्य गवर्नर बनने के लिए उस राज्य का व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, और ये प्रथा भी है कि उस राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का गवर्नर बनाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली सेम चीज है। दूसरे में आता है कि दोनों की एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए भी उतनी एज चाहिए होती है और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु जरूरी है। ठीक है, अगली जो क्वालिफिकेशन है कि वो किसी भी लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए। किसी, जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य, जैसे प्रेसिडेंट है वो राज्य विधानमंडल के किसी पद पे नहीं होना चाहिए, संसद के किसी पद पे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे किसी पद पे होता है तो उसको अपना पद जो है उसी वक्त छोड़ना पड़ता है, जब वो शपथ ले लेते उससे पहले इनको वो पद छोड़ना पड़ता है। तो किसी भी लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज जो है वो दोनों में ही सेम है। ठीक है, उसके बाद है कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्मीदवार है, ठीक है, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा, तो सेम चीज यहाँ पर आती है कि यहाँ पर लोकसभा के साथ में कौन सी वाली आती है, उसमें आती है विधानसभा। तो राज्यपाल बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होने की योग्यताएं जो है उस व्यक्ति में होनी चाहिए।
तो ये क्वालिफिकेशंस भी ऑलमोस्ट जो है वो दोनों के पास सेम ही होती है। ठीक है, राज्य और केंद्र के अकॉर्डिंग कुछ संस्थाओं के नाम बदल जाते हैं, जैसे केंद्र में लोकसभा तो राज्य में विधानसभा हो जाता है, बाकी तो ऑलमोस्ट चीजें जो है वो सेम ही होती हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इलेक्शंस के बारे में। जो जैसे मैं बोल रही थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नर का चुनाव नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, उसकी अपॉइंटमेंट होती है। और प्रेसिडेंट का क्या अपॉइंटमेंट होती है? नहीं, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो वही चीजें समझेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। प्रेसिडेंट की बात करें तो इसका होता है इलेक्शन, ठीक है, चुनाव होते हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के लिए होता है अपॉइंटमेंट, यानी नियुक्ति, हिंदी में कहेंगे नियुक्ति होती है। इलेक्शंस की बात करें तो जब हमारे संविधान बन रहा था, मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो जब बात की गई कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाए, उस पर अलग अलग जो है वो लोगों के विचार आए थे। पहला विचार था, कहते थे कि राष्ट्रपति को जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाने की बात कैसे कही थी? कहा कि अगर लोग डायरेक्टली चुनेंगे तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो ज्यादा जिम्मेदारी से अपने कार्य को निभाएगा, ज्यादा जिम्मेदार बनेगा। बट इसमें ये बात की गई कि अगर उसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाते हैं तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को आपको पता है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, पीएम का प्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव होता है ना। लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं हर राज्य में, उनका जो है वो लोकसभा के जितने सदस्य जीते हैं, लोकसभा में मतलब जिस दल के पास बहुमत होता है उस दल की सरकार बनती है, तो कार्यपालिका को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यहाँ पर ये बात आई कि अगर राष्ट्रपति को भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा तो जो वास्तविक कार्यपालिका है, मतलब वो उसमें और राष्ट्रपति में जो है वो मतभेद होने लग जाएंगे, क्योंकि दोनों यही कहेंगे कि उनको लोगों ने जो है वो चुन के भेजा है। तो इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव को जो है रद्द कर दिया गया कि नहीं तो जो भी राष्ट्रपति होगा वो वास्तविक कार्यपालिका बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी जो है वो लोगों ने ही चूज किया। तो ये चीज को जो है वो खत्म कर दिया गया। ये वाली सेम चीज जो है वो आपको राज्य में देखने को मिलती है। राज्यपाल के लिए भी ये सेम चीज कही गई थी कि प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो होने चाहिए, बट प्रत्यक्ष चुनाव इसके भी इसलिए नहीं डाले गए, इसलिए नहीं इस चीज को माना गया क्योंकि वही सेम चीज की ये भी राज्य में एक वास्तविक कार्यपालिका बनने की कोशिश करेगा और राज्यपाल और जो वहां का भी प्रधान मुख्यमंत्री होगा सीएम, उसके बीच में मतभेद जो है होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इस बात को जो है वो नहीं माना गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बात आई कि पहले वाले पॉइंट को नहीं माना गया कि इसको चुनाव कैसे किया जाए। उसके बाद बोला गया कि इसका चुनाव जो है वो संसद द्वारा कर दिया जाए, ठीक है, संसद द्वारा। बट इस चीज को भी नहीं माना गया क्योंकि बोला कि अगर संसद के द्वारा चुनाव किया जाएगा तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है, बहुमत दल जो होगा, उस दल का ये जो राष्ट्रपति होगा जस्ट एक खिलौना बन के रह जाएगा। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, और ये है बी व्यक्ति, तो अगर ए व्यक्ति को जॉब लेनी थी, उसको जो है वो बी व्यक्ति ने जॉब दिलवाने में मदद की, तो ए व्यक्ति हमेशा बी व्यक्ति का ऋणी बन के रह जाएगा क्योंकि उसने मेरे को जॉब दिलवाई, मतलब, और उसको ये रहेगा कि मैं इसके मतलब कि मैं उसके अंडर हूँ। अगर जैसा होता है ना कि ऊंचे पद पे हूँ, ऊंचे किसी अफसर ने जो है वो ए व्यक्ति को लगवा दिया अपने किसी नीचे वाली पद पे, तो उस पर एक तो ये रहेगा कि मतलब उस बंदे ने मुझे जॉब पे लगवाया है, दूसरा है कि अगर मैं उसके खिलाफ कुछ बोलता हूँ तो वो मेरे को जॉब से हटा देगा। यही वाली सही चीज है कि अगर संसद राष्ट्रपति को चुनती है तो राष्ट्रपति जो व्यक्ति बनेगा उसके दिल में यही रहेगा कि अगर मैं सरकार के अकॉर्डिंग नहीं चलता हूँ, ठीक है, जैसे संसद में आपको पता है कि बिल पेश किए जाते हैं और अगर बिल जो है वो राष्ट्रपति को सही नहीं लगता है तो वो उस चीज को जो है उस पर सिग्नेचर नहीं करता है, और राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बनेगा। तो अगर संसद चूज करती है तो संसद उसको राष्ट्रपति, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसे यही रहेगा कि अगर मैं संसद के किसी भी बिल को पास नहीं करता हूँ तो मुझे तो जो है वो अपने मेरे पद से हटा दिया जाएगा, महाभियोग लगा दिया जाएगा, किसी भी तरह का वो चीज उसके दिल में रहेगी। तो इसलिए कि संसद का कठपुतला ना कठपुतली या खिलौना ना बन जाए राष्ट्रपति, इसलिए इस चीज को भी हटा दिया गया। तो सेम चीज यही जो है वो राज्य में भी लागू होती है। यहाँ पर भी बोला गया था कि जो विधान सभा है, सेम कि विधानसभा को चुनना चाहिए,
मतलब विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है, जो कि सरकार बनाएगी, उस पार्टी के द्वारा चुना जाए, तो सेम स्थिति थी, इसलिए इसमें भी ये चीज को जो है वो नहीं माना गया। तो आखिर फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर के चुनाव के लिए किस स्थिति को, यानी इसकी नियुक्ति के लिए किस चीज को माना गया, तो इसमें फाइनली डिसाइड किया कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाए। दो चीजें तो खारिज हो गई। उसके बाद जो है वो नेहरू, एक फॉर्मूला आता है नेहरू अंबेडकर फॉर्मूला आया, जिसको अपनाया गया। इस फॉर्मूले में कहा गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, यानी चुनाव मंडल या उसको निर्वाचन मंडल कह सकते हैं। आखिरकार इसमें ये डिसाइड किया गया, और यहाँ पर डिसाइड किया गया राज्यपाल के लिए भी नेहरू जी ने ही सजेस्ट किया था कि राज्यपाल जो है उसका चुनाव ना करवा के राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरकार जो है एक चीज पे पहुंच गए। तो यहाँ नेहरू जी ने इस चीज को सजेस्ट किया और कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति हो जानी चाहिए, तो इसे मान लिया गया। और यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए कहा गया कि प्रेसिडेंट का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाए। ठीक है, तो इसमें निर्वाचन मंडल में ये भी बताया गया कि कौन कौन जो है राष्ट्रपति के क्योंकि आपको पता है कि राज्यपाल की तो अपॉइंटमेंट की जा रही है, तो राष्ट्रपति सीधा उसको नियुक्त कर देगा। बट यहाँ राष्ट्रपति के लिए तो इलेक्शन हो रहा है ना, तो इलेक्शन हमने बोला कि निर्वाचन मंडल जो है उसके द्वारा उसका चुनाव होगा। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा, कौन व्यक्ति होंगे निर्वाचन मंडल में जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें 3 तरह के उसके लिए बोला था। एक तो बोला था कि संसद के दोनों सदन, ये जो है दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ये आपको याद रखना है, निर्वाचित शब्द। ठीक है, इलेक्टेड, निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ सदस्य आपको पता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं तो जैसे अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसलिए बोला है कि जो मनोनीत सदस्य होंगे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सिर्फ वो निर्वाचित सदस्य ही जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए निर्वाचित शब्द जो है आपको अच्छे से याद रखना है। ये वाली बात क्यों कही गई, मनोनीत सदस्यों को क्यों नहीं मौका दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये बात भी आती है कि राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं या लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको जो है एक प्रकार से लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो इसलिए यहाँ भी लोगों का कनेक्शन आ रहा है, अभी लोगों द्वारा चुना गया, इसलिए उनको मौका दिया जाता है। ठीक है, वो हम बात आगे बाद में करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये होगा कि संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। अगली जो चीज आती है वो आती है विधानसभा। राज्य में आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर होता है। स्टेट लेजिस्लेचर के 2 भाग होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, विधान परिषद और दूसरा होता है विधानसभा। विधानसभा वो सदन होता है जिसमें जो है वो सरकार बनती है, यानी विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वो पार्टी सरकार बनाती है, जैसे कि लोकसभा में होता है। तो इसमें भी यही सेम बात की गई है कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और तीसरा जो है वो कहा गया है कि जो संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य हैं, हर जगह निर्वाचित सदस्यों को ही मौका दिया गया है, तो संघ शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो 3 तरह के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दूसरा संघ शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और अब गवर्नर में तो इलेक्शन होता ही नहीं है, सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से बात की कि कौन कौन से राष्ट्रपति को चुना जाता है और कैसे चुना जाता है। ठीक है, और ये इसकी इलेक्शन की अगर आप आर्टिकल भी याद कर सकते हैं साथ में, आर्टिकल 54 में कहा गया है। ठीक है, और उसकी नियुक्ति के बाद जो है वो आर्टिकल 155 में पूरी डिटेल दी गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल भी आप साथ साथ में लिख लें तो अच्छा है। अब हम लोग बात करेंगे
प्रथा तो मैंने आपको इसकी बता ही दी थी कि इसमें क्या प्रथा थी कि जो भी राज्यपाल होगा तो वो दूसरे राज्य का होगा व्यक्ति, ठीक है। और साथ में हम लोग राज्यपाल के इसमें एक चीज और याद कर सकते हैं कि जैसे हमने बोला कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है राज्यपाल की, लेकिन वास्तविकता अगर हम देखें तो वास्तविकता में ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो होम मिनिस्टर होता है यानी गृह मंत्री, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये मेनली जो है किसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट करते हैं और लास्ट में जो राष्ट्रपति है उस पर सिग्नेचर करता है। रियलिटी यही चलती है ज्यादातर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, मैं आपको इसमें प्रेसिडेंट की उसमें एक चीज और समझा देती हूँ। कई बार हमें ये चीज समझ में नहीं आती है कि एक व्यक्ति, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति के, तो एक व्यक्ति के वोट की क्या वैल्यू होती है, ये चीज भी आती है। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा के एक सदस्य की बात करें, उसके मत की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि एक राज्य की कुल जनसंख्या, एक कोई भी राज्य, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पंजाब की बात यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, तो एक राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और नीचे आएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, और यहां पर आ जाएगा ये अपॉन के बाद, यहां पर आपको मैं साफ करके बता देती हूँ, ये फॉर्मूला है कि एक व्यक्ति के मत की अगर वैल्यू निकालनी है, तो जैसे विधानसभा के एक सदस्य के मत की वैल्यू निकालनी, तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर आ जाता है भाग में 1000, ठीक है, ये एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये तो फॉर्मूला अप्लाई होता है कि विधानसभा के एक सदस्य के मत की वैल्यू निकालनी है। अगर यहीं पर अगर बात कर दी जाए कि संसद के एक सदस्य की मत की वैल्यू अगर निकालनी हो, तो कि संसद के एक सदस्य, कोई भी एक मेंबर, उसके वोट की वैल्यू क्या है, उसको निकालने का तरीका जो है यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाता है। नीचे आ जाएगा कि संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद के निर्वाचित कुल सदस्य, और ऊपर आ जाएगा, यहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है, यह हो जाएगा राज्यों के, यानी सभी राज्यों की बात हो रही है, यहाँ पर एक राज्य नहीं, सभी राज्यों, 28 के 28 राज्य, सभी राज्य के विधानसभाओं का कुल मत, यानी कुल वोट, ठीक है, यानी 28 राज्य की विधानसभाओं के मिलाकर जितने भी कुल वोट हुए होंगे, वोटिंग हुई होगी, उस सबको ऊपर रखेंगे और नीचे डिवाइड में रखा जाएगा, मतलब नीचे अपॉन में रखा जाएगा संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, और यहाँ भाग में 100,000 रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के टेन्योर की, कि इनका कार्यकाल क्या क्या होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है और एक राज्यपाल का यानी गवर्नर का कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के टेन्योर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग आर्टिकल 56 में देखते हैं, इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 57। आर्टिकल 56 में मेंशन किया गया है कि जो राष्ट्रपति है उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। और आर्टिकल 57 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति उसी पद के लिए बार बार जो है चुनाव लड़ सकता है, कोई रोक नहीं है कि आप अगर एक बार राष्ट्रपति बन गए तो आप दूसरी बार नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, आप बार बार चुनाव लड़ सकते हैं, आर्टिकल 57 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गवर्नर के टेन्योर की बात करते हैं तो इसमें आता है, एक तो इसमें आर्टिकल 156 है,
उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें वैसे तो ये मेंशन किया गया है कि कोई भी राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की सहमति तक उस पद पर रहेगा, राष्ट्रपति की खुशी तक मतलब उस पद पे रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति ही उसको उसके पद से हटा भी सकता है, इसलिए इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है। बट इसके आर्टिकल 156 के थर्ड पार्ट में ये मेंशन किया गया है कि 5 वर्ष का जो है उसका कार्यकाल होगा। जैसे कि राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है, वैसे ही राज्यपाल का कार्यकाल भी जो है वो 5 वर्ष का ही होता है। अब उसकी बात आती है कि अगर राष्ट्रपति का क्या पद, मतलब कैसे कैसे राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो सकता है। एक तो है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो उसका पद जो है खाली हो सकता है। और त्याग पत्र कैसे दिया जाता है कि जो त्याग पत्र है राष्ट्रपति उस त्याग पत्र को उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति आगे उसको लोकसभा के स्पीकर को देता है। ठीक है, डायरेक्ट राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र स्पीकर को नहीं देता, उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर को देता है। ठीक है, और यहाँ भी तो ये तो है कि किस किस कंडीशन में एक राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। एक तो है त्याग पत्र, दूसरा है कि हो सकता है आपातकालीन किसी तरह की घटना हो जाए और राष्ट्रपति की जो है वो मृत्यु हो जाती है तो उसका जो है वो पद खाली हो जाता है। और उसके बाद तीसरा है कि उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए। ठीक है, 3 ही स्थितियां होती हैं जब उसको हटा दिया जाए। अगर मान लीजिए कि कोई भी राष्ट्रपति उसकी मृत्यु हो गई तो पद तो खाली हो गया, तो उतने टाइम तक जो उपराष्ट्रपति है वो उस पद पे रहता है, यानी वो उस पद की जो भी जिम्मेदारियां हैं सारी पूरी करता है उपराष्ट्रपति। और इसमें ये भी शर्त होती है कि 6 महीने के भीतर भीतर जो है वो चुनाव करवा लेने चाहिए नए राष्ट्रपति के। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन होती है। वैसे ही अगर हम लोग राज्यपाल केस में बात करें तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी 3 कंडीशन होती हैं राज्यपाल के पद के खाली होने की। पहला तो यही है कि अगर वो त्याग पत्र दे दे। ठीक है, दूसरा है कि या तो मृत्यु हो जाए। अगर यहाँ किसी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो उसके पद पर कौन रहेगा, तो उसके पद पर रहता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जैसे यहाँ उपराष्ट्रपति संभाल रहा था राष्ट्रपति के बाद उस पद को, यहाँ मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। और तीसरा इनका खाली होने का तरीका है, यहाँ महाभियोग लगाया जा रहा है, यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को बिना महाभियोग लगाए नहीं आसानी से हटाया जा सकता, लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति आसानी से हटा सकता है। यहाँ बहुत ज्यादा जटिलताएं नहीं है इस चीज में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे इसमें एक और बात कर लेते हैं राज्यपाल के। उसमें जैसे मैंने आपको पहले बोला कि राज्यपाल का ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कोई ट्रांसफर नहीं होता, हमारे देश का एक ही राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर ट्रांसफर वाली बात भी हो जाती है क्योंकि 28 राज्य हैं। अगर हर राज्य का एक राज्यपाल हो, जैसे कि मेंशन किया गया संविधान में, तो 28 राज्यपाल हो जाएंगे। बट कभी कभी 2 स्टेट का एक ही राज्यपाल भी हो जाता है। तो ट्रांसफर की बात है कि एक राज्य के राज्यपाल को जो है कुछ समय के लिए जो है दूसरे राज्य में भी ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफर की बात आती है। और यहाँ पर एक्सटेंड, कार्यकाल को एक्सटेंड करने की बात भी जो है यहाँ पर सामने आपको देखने को मिल जाती है। आर्टिकल 156 के थर्ड पार्ट में मेंशन किया गया है कि मान लीजिए अगर किसी राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है और नए राज्यपाल के लिए अभी तक कोई नियुक्ति उसकी हुई नहीं है, तब तक वो, जब तक कि नया राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती, पिछला राज्यपाल है वही सारे इस काम को कंटिन्यू करेगा, तो उसके कार्यकाल को जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब एक बार इनकी सैलरी के बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों की सैलरी में क्या फर्क है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति की सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो इसकी जो प्रेसिडेंट है उसकी सैलरी डिसाइड करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। और ये आर्टिकल 59 में आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 59 में ये संसद को हक दिया गया, अधिकार दिया गया है कि संसद
एक राष्ट्रपति की क्या सैलरी होगी उसको डिसाइड करे। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में आता है, अगर आप और डीपली जाए इस चीज को लेके तो कितनी सैलरी है, 5 लाख, हर महीने की 5 लाख मिलती है राष्ट्रपति को। और इसके साथ साथ में और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं राष्ट्रपति को। 5 लाख तो सैलरी है। बाकी आपको पता है एक राष्ट्रपति भवन दिया जाता है, न्यू दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन, जहां पर राष्ट्रपति रहता है, यानी उसको रहने के लिए प्रॉपर जगह दी जा रही है। ठीक है, उसको कार भी मिलती है, फुल सेफ्टी वाली एक कार मिलती है, फोन की सुविधा भी मिलती है, बाकी मेडिसिन यानी चिकित्सा की पूरी सुविधा उसको मिलती है। और उसके बाद उसको पेंशन भी दी जाती है। अगर राष्ट्रपति की बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी पेंशन दी जाती है। तो काफी जो सुविधाएं हैं वो राष्ट्रपति को मिलती है 5 लाख सैलरी के साथ साथ में। और साथ में ये वाली बात भी अगर कभी पूछी जाती है कि राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, जो उसको पैसा होता है, क्या उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो हाँ, उसे इनकम टैक्स जो है वो देना पड़ता है राष्ट्रपति को। ठीक है, अब हम राज्यपाल की बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल जो है अगर उसकी सैलरी की बात करें तो वो भी जो है वो संसद द्वारा ही तय किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल की सैलरी भी संसद द्वारा ही तय की जाती है। सैलरी कितनी मिलती है राज्यपाल को, 3.5 लाख पर मंथ। और आर्टिकल की बात करें तो 158 के पार्ट 3 में ये चीज जो है वो मेंशन की गई है। बाकी 3.5 लाख सैलरी मिलती है एक राज्यपाल को, साथ में ये सारी सुविधाएं। इसको एक आपने सुना होगा, राज्य में एक राजभवन होता है, राजभवन जहाँ राज्यपाल रहता है, तो उसको भी रहने के लिए बंगला, चिकित्सा, कार, फोन की सारी सुविधाएं जो है एक राज्यपाल को भी साथ में दी जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, वो है विशेष अधिकार क्या क्या दिए गए हैं दोनों को, यानी प्रिविलेजेस क्या क्या है। प्रिविलेजेस यानी विशेष अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार, आपको पता है एक तो इमरजेंसी की पावर्स होती हैं इसके पास में आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग इसको ये वो दिया गया है कि एक राष्ट्रपति को जो भी अधिकार दिए गए हैं, जो उसको पावर्स दिए गए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मतलब उसको किसी न्यायालय में जाके उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा कि उसको ये अधिकार ये सब क्यों दिया गया है। मतलब किसी न्यायालय के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है अपने अधिकारों के लिए कि न्यायालय के सामने उसको ये बताना पड़ेगा, उत्तरदायी नहीं वो किसी के लिए। ठीक है, सेम चीज जो है ये गवर्नर के लिए भी सेम चीज आती है कि वो भी अपनी शक्तियों के लिए किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है, बताए कि उसकी पावर्स वगैरह सब कैसे मिली, कैसे इस्तेमाल की, वो किसी अदालत के सामने उत्तरदायी नहीं है। बाकी इसमें ये होता है कि कार्यकाल के दौरान जो है वो दीवानी मुकदमा अगर चलाना होगा तो उसका नोटिस 2 मंथ पहले ही देना पड़ता है। ठीक है, सेम राज्यपाल में होता है, यहाँ पर भी राज्यपाल को कोई दीवानी मुकदमा चलाना है तो 2 मंथ पहले ही बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हमने कंपैरिजन से समझा कि राज्यपाल और गवर्नर की जो स्थिति है वो लगभग एक जैसी बनी रहती है, पर यह है कि राष्ट्रपति का केंद्र में होता है और राज्यपाल का जो है एक राज्य में स्थिति होती है। जो एक राष्ट्रपति की केंद्र में स्थिति होती है वही एक राज्यपाल की राज्य में स्थिति होती है। ठीक है, तो हमें इसकी अब हम पावर्स का भी करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पावर्स में कितना का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट चीजें जो है एक जैसी चल रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो केंद्र की शासन व्यवस्था है, राज्य में उसी शासन व्यवस्था को लागू किया गया है, चीजें एक जैसी चलती हैं ऑलमोस्ट। तो इस तरह से कंपैरिजन करने से हमें वो चीजें साथ में पता भी लग जा रहा है कि गवर्नर को क्या हक मिले, कहाँ उसकी स्थिति है और राष्ट्रपति की क्या है। तो इस तरह से हमें याद करने में भी आसानी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।